हेलो एवरीवन। आज हम जो अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो है पॉलिटी। पॉलिटी में हम लोग यहाँ पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, सारा का सारा जितना भी आप लोगों के सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है, ठीक है। एक बुक है जिसमें किसी पर्टिकुलर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बुक में आ जाए। हो सकता है जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे पास मैथ का, लेट्स सपोज मैथमेटिक्स का वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है, या जैसे बड़ी क्लासेस में होता है कि हमारे पास फिज़िक्स के 2 बुक्स के पार्ट हैं, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बुक में आ जाए। हो सकता है कि काफ़ी बुक्स में लिखा गया हो। तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हों। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इंजॉयज स्पेशल लीगल सेनेसिटी, विच मीन्स इट इंजॉयज स्पेशल सेंसेशन. It contains the principles and functions of organs of government of a body of a state. State basically जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं ना, तो स्टेट का मतलब ये नहीं होता, हम यहाँ पर जब स्टेट डेफिनेशन जो है, स्टेट का मतलब ये नहीं कि पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट, तमिलनाडु स्टेट। यहाँ पर जो स्टेट है पूरे कंट्री को बोला गया है कि इसमें किसी कंट्री को चलाने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, तो वो सारे क्या काम करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मेक दीज फंक्शंस। जो एक कंट्री है उसकी जो गवर्नमेंट है उसके क्या फंक्शंस होते हैं? लॉ मेकिंग, जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है? एक ऐसा पार्ट होता है गवर्नमेंट का जिसमें जो लॉज हैं वो बनाए जाते हैं। वो लोग जो लॉज को बनाते हैं उसको बोलते हैं लॉ मेकिंग। हमारे अब इंडिया है, ठीक है, हमारे पास जो लॉज है वो लोकसभा में बनते हैं। ज़्यादातर अगर बात करें तो लोकसभा में बनते हैं। तो लोकसभा में जो मिनिस्टर्स होते हैं वही लॉज को बनाते हैं। लॉ इम्प्लीमेंटेशन, लॉ इम्प्लीमेंटेशन को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। लॉ इम्प्लीमेंटेशन में होता है कि जो लॉज हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कौन उनको इम्प्लीमेंट करेगा। अब एक तो है जिन्होंने लॉज को बना दिया, अब दूसरी बॉडी होगी जो लॉज को इम्प्लीमेंट करवाएगी। ऐसी बॉडीज इंडिया में 2 तरीके की हैं। एक को तो हम बोलते हैं टेम्परेरी बॉडीज, एक को हम बोलते हैं परमानेंट बॉडीज। जो टेम्परेरी बॉडीज हैं उसमें आ जाते हैं मिनिस्टर्स। अब टेम्परेरी का मतलब क्या है कि किसी को किसी फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए रखा गया है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो वो टेम्परेरी है। एक होता है कि हमारे पास परमानेंट, कि जो एक बारी किसी चीज़ पर अपॉइंट हो गया तो वो जब तक वो जिंदा है वो तब तक वही पर्सन रहेगा। जैसे कि हमारे पास टेम्परेरी में आ गए मिनिस्टर्स। अब जो मिनिस्टर्स हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं, तो वो भी लॉज को एग्जीक्यूट करवाते हैं। और जो परमानेंट है उसमें आ जाते हैं सिविल सर्वेंट्स, जैसे लेट एग्जांपल आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। उन्होंने एक बारी एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, उसके बाद उस पोजीशन पर वही रहेंगे। ये नहीं है कि हाँ जी 5 साल बाद उनको चेंज कर देंगे, उनको हटा देंगे उनकी पदवी से, फिर कोई और अपॉइंट कर देंगे। ट्रांसफ़र होती रहती है लेकिन पोजीशन उनकी वही रहती है। लॉ एडजस्टिकेशन विच मीन्स जुडिशरी। जुडिशरी एक ऐसी बॉडी होती है गवर्नमेंट की जो ये देखती है कि जो लॉज हैं जो बने हैं और उनको जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो ठीक से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर ऐसा होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, तो जो कोर्ट्स है इंडिया में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वो उनके अगेंस्ट क्या लेंगे? एक्शन लेंगे।
कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसमें दो जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आइडियल्स एंड एस्पायरेशंस। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक तो आइडियल्स हैं, एक है एस्पायरेशंस। अब आइडियल्स आर दैट गोल्स, वो गोल्स हैं दैट अचीव्ड बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा अचीव कर लिए गए हैं। अब देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये हमारा 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ था, ठीक है, और ये 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज बाद बन करके तैयार हो गया था। तो उससे पहले हमारा देश गुलाम था। अब जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्होंने ना कुछ फीचर्स बस लिख दिए थे ऐसी कि हमारे देश में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ड्यूटीज़ लिख दी, ठीक है, इक्वालिटी लिख दी, फ्रीडम लिख दी, उन्होंने हमारे पास राइट्स लिख दिए। लेकिन हर कोई चीज़ ये नहीं है कि प्रॉपरली एप्लीकेबल हो गई है, या हर वो चीज़ जो लोगों के लिए लिखी गई थी वो लोगों को मिल गई है। अब वो चीज़ें जो लोगों को मिल गई हैं वो तो हो गई आइडियल्स, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं सबको पता है कि मेरा ये ड्यूटी है, मुझे ये कर्तव्य करना है। एस्पायरेशंस वो चीज़ें जो लोगों को नहीं मिली हैं, जैसे कि इक्वालिटी। अब इक्वालिटी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर कोई जो है वो इक्वल होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर कोई इक्वल होगा। लेकिन इंडिया में हर किसी को इक्वल माना नहीं जाता है। हमें भी पता है कि इंडिया में आज भी धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, अमीरी गरीबी के बेसिस पर क्या है, सबको इक्वल नहीं रखा जा रहा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके पास दो चीज़ें हैं, फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स एंड गवर्नमेंट एस्पेक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है? फिलोसफिकल वो जो सिर्फ बातें ही हैं जो की गई हैं। अब जैसे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स अब ये मैंने आपको फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स की एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें दिखती है, ये बस कुछ बातें थी जो उन्होंने लिख दी थी कि हाँ जी इंडिया में लोगों को कुछ राइट दिए जाएंगे, ठीक है, जो हमारा भारत आज़ाद होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है कि जो एक स्टेट होगी, जैसे हमारी पंजाब स्टेट है या कोई हरियाणा स्टेट है हमारी, या राजस्थान है, वो अपने सिटीजन्स के लिए क्या काम करेगी, ठीक है, वो होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़, लोगों के क्या कर्तव्य होंगे। तो ये कहीं ये नहीं है कि कोई बॉडी है जो उनको एप्लीकेबल करवा रही है या कुछ समथिंग, ऐसा नहीं है। तो ये फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स हैं। गवर्नमेंटल एस्पेक्ट्स, जो बॉडीज आपको दिख रही हैं गवर्नमेंट की जो काम करती हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, पुलिस स्टेशंस, लेट हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, ये सारी बॉडीज है ना। लोकसभा दिखती है आपको, हाँ जी, यहाँ के कि हमारे पास इतने लोग हैं, इसमें इतने मेंबर्स हैं। राज्यसभा दिखती है, पुलिस स्टेशंस आप देख सकते हो, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स। तो ये सारे गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स हैं कि गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं जिनको हम देख पा रहे हैं कि वो काम करते हैं या नहीं करते। अब है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज गिवन बाय एम.एन. रॉय इन 1934। अब सबसे पहले तो हमारे पास की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, उसकी हिस्ट्री। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिशर्स का इंडिया पर कब्जा था, तब जो इंडियंस थे वो चाह रहे थे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो वो ऐसा हो कि उसको इंडियंस ही बनाएं,
चाहे वो आज़ाद भारत का हो, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया का हो। तो वो समय समय पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड करते रहते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असेंबली, असेंबली मतलब एक ऐसी कमेटी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मिल करके, जिसमें मेंबर्स होंगे जो मिल करके इंडिया का संविधान तैयार करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया अपनी वर्किंग करेगा। तो सबसे पहले ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए, जिसमें लोग बैठ कर के अपना इंडिया का संविधान तैयार करेंगे। ये आइडिया दिया था एम.एन. रॉय ने 1934 में। इन 1935 INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हमने सब कुछ हिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है, ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। उन्होंने, जब हमने पढ़ा था ना कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, जो कि पूरा का पूरा बेस्ड था साइमन कमीशन के ऊपर, तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि हम लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए, जिसमें बैठ करके हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। लेकिन उस टाइम पर उनकी ये चीज़ जो थी एक्सेप्ट नहीं करी गई थी। हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि कंटिन्यूसली इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में एक कोल्ड वॉर जैसे चल रहा था। वो कह रहे थे कि आप लोग हमारा वर्ल्ड वॉर 2 में साथ दो, हम लोग आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना करके देंगे, लेकिन इंडियंस कंटिन्यूसली रिजेक्ट कर रहे थे। फाइनली ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड कब एक्सेप्ट की थी? इन अगस्त ऑफ 1940। In 1942, Sir Stafford Cripps came to India with the draft proposal on framing of constitution known as Cripps Mission Plan, but it was rejected by Muslim League. अब क्या हुआ था कि 1942 में एक अंग्रेज जिनका नेम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो इंडिया में आए। उन्होंने कहा था उस टाइम पर कि हम इंडियंस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना करके देते हैं, अभी वो लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लें। और इसमें इन्होंने ये भी बोला था कि इंडियंस हमारा वर्ल्ड वॉर 2 में साथ दें, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाएगी तो हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे। ये चीज़ हमने हिस्ट्री में पढ़ी थी और हम लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 अब हमें पता है कि वो 1945 में ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब 1942 में वो चल रही थी तब ये किसी को नहीं पता था कि ये कितने टाइम बाद ख़त्म होगी। 3 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल, 50 साल, किसी को भी नहीं पता था। तो हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था, ये बोल करके कि इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक, एक डूबते हुए बैंक का एक पोस्ट डेटेड चेक है। तो उन्होंने तो ये रिजेक्ट किया ही था, लेकिन जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उस वक्त मुस्लिम्स की, वो भी इस चीज़ पर एग्री नहीं कर रहे थे। फाइनली अ कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया which satisfied Muslim League also and composition of Constituent Assembly। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि 1946 में जो ब्रिटेन के PM थे मिस्टर एटली, उन्होंने एक कैबिनेट मिशन प्लान बनाया था जिसके अंडर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का बनना था वो तैयार करवा दिया था, और उन्होंने उसमें कुछ ऐसी शर्तें रख दी थी जो मुस्लिम लीग्स भी एक्सेप्ट कर रहे थे। The elections to the Constitution Assembly took place in July 1946 by indirect elections elected by the members of provincial assemblies। अब जब ये बेसिकली कब हुआ कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन गई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई कब? 1946 में। अब ऑर्गेनाइजेशन तो बन गई, असेंबली तो बन गई, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो उसके मेंबर्स होंगे उनकी इलेक्शन होगी, और इलेक्शंस भी कौन सी होगी? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होगी। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होती हैं? डायरेक्ट इलेक्शंस वो होती हैं जिसमें कि किसी देश के नागरिक वोट करके आते हैं। अब जैसे कि हमारे पास MLA की इलेक्शंस हुई, ठीक है, या फिर MP की इलेक्शंस हुई, तो उसमें हम लोगों ने जाकर के वोट किया, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन है। कभी आपने सुना है कि हम लोगों ने प्रेसिडेंट की इलेक्शंस हो रही हैं उसमें जाकर वोट किया, या वाइस प्रेसिडेंट की?
नहीं, क्योंकि उनको जो चूज करते हैं वो एमएलएज और एमपीज ही कर लेते हैं, जिनको कि लोगों ने चुनकर भेजा है आगे और वो आगे जाकर किसी और को चूज कर ले, वो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस, कि उन लोगों ने वोटिंग करी जिनको हमने वोट करके चूज किया था। एमएलएज और एमपीज को हमने चुना है जो भी हमारे एरिया की हैं, फिर वो हम लोगों के बिहाफ पर आगे जाके प्रेसिडेंट को वोट करेंगे कि उनको कौन सा प्रेसिडेंट चाहिए। तो ऐसे ही प्रोविंशियल असेंबलीज क्या है यहाँ पर बेसिकली, तो उस टाइम पर 1946 में स्टेट्स नहीं हुआ करती थी, रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। तो उन रियासतों में से जो भी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने आगे जाकर वोटिंग की और उसमें से 389 जो मेंबर्स थे वो चूज करे। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। ये कब हुआ? ये हुआ नवंबर 1946 में, अंडर स्कीम फ्रॉम रिलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। ये कैबिनेट मिशन प्लान ने एक स्कीम बनाई थी कि ऐसे करके हम एक असेंबली बनाएंगे। तो जो ओरिजिनली टोटल मेंबर्स थे वो थे 389 पर्सन्स जो थे इसमें मेंबर रखे गए, जिसमें कि 292 जो थे वो इलेक्टेड हुए थे और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स में से थे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब हम लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ी थी पढ़ा था कि 552 ऐसी रियासतें थी जिसमें अभी भी राजे महाराजाओं का रूल था, ठीक है। तो वो लोग जो थे उनको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था या उनको किसी ने चूज नहीं किया था, उनको तो गद्दी मिली थी। तो वो 552 जो स्टेट्स थी उनमें से 93 पर्सन्स लिए गए थे, यूँ कह लो कि राजे महाराजाए लिए गए थे। फर्स्ट सेशन ऑफ असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946। अब जो ये असेंबली बनी, इन्होंने अपना जो फर्स्ट सेशन मतलब मीटिंग जो रखा वो रखा इस डेट को, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट चुने गए किसके, इस नेशनल असेंबली इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। इनको बोला जाता है टेम्परेरी प्रेसिडेंट, इनको बोला जाता है टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए ही चूज हुए थे, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए ही चूज हुए थे। मुस्लिम लीग बायकॉटेड द सेशन। अब मुस्लिम लीग ने इस सेशन को रिजेक्ट कर दिया था, बायकॉट कर दिया था, एंड डिमांड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान। और उन्होंने कहा कि हमें एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए जिसमें कि हम लोग पाकिस्तान का संविधान जो है वो तैयार करेंगे। ऑन 11 दिसंबर 1946, अब 2 दिन बाद मीटिंग हुई, तो इसमें जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको चुना गया प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड जो एच.सी. मुखर्जी थे ये चुने गए एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बी.एन. राव नाम के एक पर्सन थे, इनको लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। बी.एन. राव को लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया गया। ऑन 13 दिसंबर 1946, अगले 2 दिन बाद फिर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, moved the objective resolution in assembly which fundamental and philosophical of constitutional structure। इन्होंने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसमें कुछ फिलोसफिकल एक्सपेक्ट्स होने चाहिए, जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि कुछ एक्सपेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, फिलोसफिकल। तो इन्होंने बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या कहा था कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। सबसे पहले जब हम संविधान लिखेंगे तो लोगों के लिए फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो सबसे पहले लिखे जाएंगे, इन्होंने ये बोला। असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड 22 कमेटीज टू गिव इम्पैक्ट ऑन वेरियस एक्सपेक्ट्स। अब देखो हमने पढ़ा कि इसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, ठीक है। अब हम ले लें कि भी हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास को कोई न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। लेट हमारे पास एक क्लास है जिसको न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और उसमें ना लेट की 100 बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में। तो क्या वो ऐसे ही काम करेंगे, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं को, मतलब कि किसने बैलून्स लेके आने हैं, किसने केक लेके आना है, किसने ईटेबल्स लेके आने हैं,
किसने डेकोरेशन करनी है, क्या काम करना है, ऐसा तो नहीं चलेगा। अब उन 100 बच्चों को क्या करना होगा कि या तो 6-6, 7-7 बच्चों के ग्रुप्स बनाने होंगे और उनमें एक वो अब 6-7 बच्चों का 10 बच्चों का एक ग्रुप बना लिया, उनको बोल दिया कि हाँ जी आप लोगों ने इस ग्रुप ने क्या करनी है, डेकोरेशन करनी है। अब उन 10 में से भी एक क्या होगा, एक मेन हेड होगा जो बताएगा सबको कि हाँ जी हमें कैसे कैसे काम करना है। तो बिल्कुल सेम तरीके से ये जो 389 जो लोग थे उनको 22 कमेटीज में डिवाइड किया गया। अब क्योंकि इतने लोग मिलकर काम करेंगे, किसी को ये तो पता नहीं है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, तो हौश पौश हो जाएगा। तो उनकी 22 कमेटीज बना दी और हर एक कमेटी के एक हेड अपॉइंट किए गए जो उनको गाइड करते थे कि हमने क्या क्या काम जो है वो करना है। तो अब हम 22 जो कमेटीज़ हैं उनके नेम तो नहीं याद करेंगे, लेकिन उनमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट है और उनके कौन हेड होते थे वो हम करेंगे लर्न। सबसे पहले है रूलिंग कमेटी, ठीक है। रूलिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके जो हेड चूज हुए वो थे BR अम्बेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड थे पंडित नेहरू। स्टेट प्रिंसिपल कमेटी, इसके हेड बने सरदार पटेल। एंड स्टेट कमेटी, इनके हेड बने पंडित नेहरू। तो ये सारी की सारी ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी है बेसिकली इसने मेनली क्या किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसने ही तैयार किया था और इस कमेटी ने ही मेन काम किया था। और इस कमेटी के हेड कौन थे, BR अम्बेडकर। इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली नंबर 389। अब जो ये हमारे पास ओरिजिनली नंबर था कमेटी में मेंबर्स का वो 389 था। उसके बाद इसी दौरान जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ और डिवाइड हुआ, पाकिस्तान बना। जब पाकिस्तान बना तो इस कमेटी में से 90 मेंबर्स जो थे वो कहाँ चले गए, वो चले गए पाकिस्तान में। इस जो कमेटी में से असेंबली में से 90 मेंबर्स चले गए पाकिस्तान में और पीछे सिर्फ 299 ही बचे 1947। कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट, अब जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कितना टाइम लगा बनने में, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज टू फॉर्म। अब ये रेडी हो गया था बनके कब, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको पास नहीं करवाया गया या फिर लागू नहीं करवाया गया। लागू जवाहरलाल नेहरू ने इसको 2 महीने के लिए रोक के रखा। पास करवाया गया ये 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हमने पढ़ा था हिस्ट्री में कि जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना पहला आज़ादी दिवस मनाएंगे और तब तक मनाएंगे जब तक अंग्रेज़ हमारे देश को आज़ाद नहीं कर देते। तो हम लोगों ने ये जो आज़ादी दिवस था ये कब तक मनाया, ये हमने कंटिन्यूसली 18 ईयर्स तक सेलिब्रेट किया। अब जो जवाहरलाल नेहरू थे वो चाहते थे कि 26 जनवरी जो दिन है उसको एक इम्पॉर्टेंस मिले, फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन्स हों उनको पता चले कि 26 जनवरी भी कोई दिन हुआ करता था इंडिया में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार था, लेकिन उसको लागू करवाया 26 जनवरी 1950 को, उसको याद रखने के लिए दिन को, और उसको नेम दिया रिपब्लिक डे। तो जो 26 जनवरी होता है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं
कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। और जो 26 जनवरी 1950 को इसको नाम दिया गया रिपब्लिक डे। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल पावर्स, टोटल रिपब्लिक सेशंस वर डन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज द फर्स्ट पार्लियामेंट टिल फर्स्ट इलेक्शंस इन 1951। रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा देश जो अंदर और बाहर दोनों की पावर से आज़ाद हो। मतलब बाहर मतलब कि कोई भी देश अब आकर के इंडिया पर कब्जा नहीं कर सकता, और अंदर से मतलब कि कोई भी राजे महाराजाओं वाला रूल इंडिया में नहीं रहेगा। और यहाँ पर जो ये भी कहा गया कि इंडिया में जो फर्स्ट इलेक्शंस होंगी वो तब नहीं पता था कि कब होंगी, 1951 में होंगी, 2 में होंगी। जब तक इंडिया में इलेक्शंस नहीं हो जाती, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वही हमारे इंडिया का पार्लियामेंट रहेगा। और इंडिया में जो फर्स्ट इलेक्शंस हुई थी जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर चूज हुए थे, ठीक है, पूरी लोकसभा बनी थी, पूरी सरकार बनी थी, वो 1951 में हुई थी। लेकिन तब तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वही हमारा पार्लियामेंट था। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था 1947, और ये हम बात करेंगे 2021 में। 1947 में जब ये बना, 1949 लिख लो यहाँ पर, तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। अब ये आर्टिकल्स बढ़कर कितने हो गए हैं? 450। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। अमेंडमेंट मतलब चेंज, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। जो पार्ट्स थे वो पहले 22 थे, अब हो गए हैं 24। अब देखो इतने आर्टिकल्स हैं, इतने रूल्स, और वो एक बुक में नहीं लिखे हुए थे, वो 22 बुक्स में। पार्ट मतलब जैसे हम बोलते हैं ना मैथमेटिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ऐसे ही ये जो इतने आर्टिकल्स थे वो पहले 22 बुक्स में लिखे हुए थे जिनको हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब ये 24 हो गए हैं। 8 शेड्यूल्स थे पहले, अब ये शेड्यूल्स हो गए हैं 12, ठीक है। और जो फादर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको बोला, वो कौन है? BR अम्बेडकर। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ समझने वाली चीजें, सम सिंबल्स टू अंडरस्टैंड। अब जैसे हमारे पास लिखा गया है कि आर्टिकल 21, फुल फ्रेज आर्टिकल रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि ये एक पूरा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अगर आर्टिकल 1 के साथ ब्रैकेट में ऐसे 1, 2, 3 ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो है फर्स्ट क्लॉज ऑफ 21st आर्टिकल, मतलब जो 21st आर्टिकल है उसका ही जो पहला सब पार्ट है। 21(1)(a मतलब कि फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्लॉज ऑफ 21st आर्टिकल। जैसे कि एक मेन आर्टिकल है, 1 लिखा हुआ है तो उसका सब पार्ट, अगर साथ में 1A आ गया तो ये इसका आगे सब पार्ट। अगर 21A है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ 21st ऑफ आर्टिकल। अगर 1 नहीं है, अकेला 21A आ गया है तो इट मीन्स कि ये 21st आर्टिकल का ही कोई पार्ट है। अगर हमें आ गया है साथ में कैपिटल A तो इसका मतलब है कि ये एक नया आर्टिकल है, ये एक नया आर्टिकल है। जो A वर्ड है इट स्टैंड्स फॉर अमेंडमेंट, मतलब कि ये कुछ चेंज हुआ था जिसमें कि एक कोई नया आर्टिकल जो है वो ऐड करा गया है। उसके बाद है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके क्या फीचर्स हैं? इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन मीन्स अब हमारे पास 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन। रिटन मतलब जो होता है, होते तो दोनों ही रिटन है, लेकिन रिटन में क्या होता है कि सिस्टेमेटिकली चीज़ों को लिखा गया है। जैसे अब डिक्शनरी है, डिक्शनरी में आप कोई वर्ड ढूंढते हो, जैसे हमने वर्ड ढूंढा एप्पल, तो हम पहले ए को ढूंढेंगे, उसके बाद फिर पी, फिर देन LE, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ढूंढने में एप्पल वर्ड को।
ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारी चीज़ें सिमेट्रिकल वे में लिखी होती हैं, लेकिन अनरिटन उसको बोल देते हैं जिसमें कि चीज़ों को सिमेट्रिकल वे में नहीं लिखा गया। अगर आपने कुछ ढूंढना है तो आपको पूरी सारी चीज़ें जो हैं वो छांटनी पड़ेंगी, कहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है। सोर्सेज, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब क्या जो वो 389 मेंबर्स थे उनके खुद के आइडियाज़ थे, उन्होंने क्या खुद आइडियाज़ दिए थे? नहीं, उन्होंने चीज़ों को कहीं से कॉपी भी किया था, ठीक है, कुछ अपने आइडियाज़ भी दिए थे। तो नियरली 75% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो हमारे देश में अंग्रेज़ों के टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, तो उन्होंने बेसिकली जो वो एक्ट था वो एक ड्राफ्ट था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ब्रिटिश इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का नहीं। तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ था। तो जो इंडियंस थे उन्होंने 75% चीज़ें वहीं से ही कॉपी की। उसके बाद जो बची हुई 20 से 30% चीज़ें थी वो उन्होंने कहाँ से ली? अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, पढ़ा, और जिस देश से उनको जो चीज़ अच्छी लगी वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर ली गई। जैसे कि फ्रॉम यूके, यूके से क्या कुछ लिया गया? नॉमिनल हेड, प्रेसिडेंट, कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट होंगे, जो देश की सारी पावर्स होंगी, नॉमिनल हेड मतलब वो प्रेसिडेंट के हाथ में होंगी। जो पीएम है वो सिर्फ जो लोकसभा है उसकी मेजॉरिटी के वो हेड हैं, ठीक है। पीएम के हाथों में कोई पावर नहीं होती, सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी हमने यूके से लिया। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, कि हमारे पास जो लोकसभा है उसमें कुछ मिनिस्टर्स होंगे, और जो मिनिस्टर्स हैं वो 3 तरीके में डिवाइड किए होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वही मेन काम करते हैं कानून बनाने का, या जो भी चीज़ें हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये फलाना बंदा है जो वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ये हेल्थ मिनिस्टर है, ये फॉरेस्ट मिनिस्टर है, ये रेलवे मिनिस्टर है। तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री पर सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, की हमारे इंडिया में पार्लियामेंट होगा जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, 2 हाउसेज होंगे, ये भी हमने यूके से कॉपी किया। बाई कैमरल पार्लियामेंट, बाई कैमरल का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2, कैमरल मीन्स हाउसेज। तो बाई कैमरल गवर्नमेंट मतलब कि जहाँ पर 2 हाउस होंगे, सेंटर में एक नहीं होगा। 2 कौन कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा, अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं। अब जब कोई मीटिंग होगी, क्या इतने लोग इकट्ठे साथ में बोलेंगे? नहीं, तो उनमें भी एक उनका हेड चूज करा होता है जिसको बोलते हैं स्पीकर, जो सबके बिहाफ पर किसी भी मीटिंग में सबसे पहले बोलना शुरू करता है। लोकसभा, लोकसभा होगी हमारे यहाँ पर। लोकसभा जो है इसको बोला जाता है कि लोगों की सभा है, बेसिकली जो आम जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इसमें होते हैं। तो इसको यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट हमने यूके से लिया। फ्रॉम यूएस, अमेरिका से हमने क्या कुछ लिया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिटन मतलब कि सिमेट्रिकल वे में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाएगा, ये चीज़ हमने कॉपी करी है अमेरिका से। जो अमेरिका है वर्ल्ड में सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने करा। अमेरिका हैज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जो इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट्स यहीं से कॉपी किए हमने। सुप्रीम कोर्ट्स का कंसेप्ट भी हमने अमेरिका से ही लिया है। रशिया से हमने ली है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो ड्यूटीज़ होंगी वो रशिया से ली हैं। 5 ईयर प्लानिंग, अभी तो हमारे इंडिया में 5 ईयर प्लानिंग नहीं होती है, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था तो 1951 से इंडिया में 5 ईयर प्लानिंग शुरू हुई थी। गवर्नमेंट 5-5 साल के प्लान बनाती थी और उन प्लान्स में काम करती थी देश को इम्प्रूव करने के लिए हर सेक्टर में। जर्मनी,
जर्मनी से हमने लिया था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब हम पढ़ेंगे आगे चलकर कि इमरजेंसी 3 तरह की है हमारे देश में, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड सेंट्रल इमरजेंसी। तो इसमें क्या होता है बेसिकली इमरजेंसी में कि देश पर कोई आपदा आ गई है, कोई मुसीबत आ गई है। तो अब जब देश पर कोई मुसीबत आ गई है तो लोगों को जो हक दिए गए हैं तो वो गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है इमरजेंसी के दौरान। जब इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी तो फिर से लोगों को उनको हक दिए जाएंगे। तो ये भी हमने कहाँ से कॉपी किया है, ये जर्मनी से। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, मीन्स हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये चीज़ हमने कॉपी की है साउथ अफ्रीका से। अब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया, लेकिन इतने सालों में अब इतने चेंजेस आए, इतने सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, तो उनके अकॉर्डिंग धीरे धीरे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो रहा है, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इस चीज़ को कॉपी कहाँ से किया, साउथ अफ्रीका से कॉपी किया। फ्रॉम कैनेडा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कनाडा से हमने ये चीज़ कॉपी की कि जो पावर्स हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बट जो सेंटर होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा देन द स्टेट। आयरलैंड से हमने क्या कॉपी किया, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आयरलैंड से ये चीज़ कॉपी की हमने, बोरो की, कि जो स्टेट होगी पर्टिकुलर, अब हर स्टेट के जो नागरिक हैं उनकी नीड्स अलग होती हैं। जैसे राजस्थान है, वहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ा रहता है, तो उसकी गवर्नमेंट की क्या नीड है कि वो अपने लोगों को क्या करे, ज़्यादा अनाज प्रोवाइड करवाने की बारे में सोचे। महाराष्ट्र है, वहाँ पर लेट फ्लड्स ज़्यादा आ जाते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट का क्या कर्तव्य है कि वो अपने लोगों को जो फ्लड से पीड़ित हो गए हैं उनकी हेल्प करे। ठीक है, तो हर जगह के जो हर स्टेट के लोग हैं उनकी नीड्स अलग हैं। हरियाणा में ज़्यादा नीड है लेट के लोगों को पढ़ाई लिखाई ज़्यादा मिले, तो गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा फोकस करेगी। तो हर स्टेट अपने नागरिकों के लिए क्या कर्तव्य करती है अलग से, वो हमने लिया कहाँ से, आयरलैंड से। लेकिन आयरलैंड के भी अपना कंसेप्ट नहीं है, आयरलैंड ने ये बोरो किया था स्पेन से। अगर हमें क्वेश्चन आ गया कि क्या हम लोगों ने स्पेन से बोरो किया है, नहीं, तो हम लोगों ने तो आयरलैंड से ही बोरो किया है। आयरलैंड ने ये चीज़ आगे बोरो की है फ्रॉम स्पेन। उसके बाद है हमारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच से हमने क्या किया है, बोरो, रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब कि जो देश है वो हर किसी से आज़ाद हो, वो अंदर की पावर्स से भी आज़ाद हो, वो बाहर की पावर से भी आज़ाद हो। लिबर्टी, हर कोई आज़ाद होना चाहिए। इक्वालिटी, हर कोई बराबर होना चाहिए बिफोर लॉ, लॉ के आगे। फ्रेटर्निटी ऑफ प्रीएम्बल, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, लोग जो एक देश के लोग हैं उनमें भाईचारा होना चाहिए। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये हमने कहाँ लिख रखे हैं, हमारे प्रीएम्बल में। अब प्रीएम्बल क्या होता है इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी प्रीएम्बल के बारे में बता देती हूँ कि प्रीएम्बल जो होता है इसको बोलते हैं समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी 24 बुक्स हैं उसके एक शॉर्ट वर्जन है प्रीएम्बल। जो हमारा इंडिया है इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब कि हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर स्टेट का मतलब ये नहीं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, यहाँ पर स्टेट जो वर्ड है वो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, वो होगा नॉमिनल हेड। वो हमारे कौन है, प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट है। और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन है, रियल हेड होते हैं एक कंट्री के हमारे, वो है प्राइम मिनिस्टर। अब हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब अब जैसे हमारे पास प्रेजेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी। अब जो नरेंद्र मोदी है ये कौन सी पार्टी से है, ये है भारतीय जनता पार्टी से। अब जो नरेंद्र मोदी हैं ये भारतीय जनता पार्टी के क्या है, हेड हैं, जिसकी आज मेजॉरिटी है कहाँ, लोकसभा में। एक होता है इलेक्टोरेट
एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव। इलेक्टोरेट कौन होते हैं, जैसे कि हम कौन है, हम इलेक्टोरेट हैं, हम लोग वोट करके आते हैं। फिर उसमें बनते हैं लेजिस्लेटिव, फिर वो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। फिर होते हैं एग्जीक्यूटिव, उन कानून को चलाने वाले। ये कौन होते हैं कानून को चलाने वाले, वही लोग जिनको हमने चुना था, उनमें से आगे कुछ और नए लोग चुन लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट्री सिस्टम क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ये हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में है पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंट्री में क्या होता है कि बस प्रेसिडेंट ही होता है, स्टेट ऑफ हेड ऑफ स्टेट भी और गवर्नमेंट ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट भी। मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो चूजन नहीं होते हेड ऑफ स्टेट्स में से। उसके बाद हम अपने फीचर्स ही पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेक्सिबल है, मीन्स वी कैन डू अमेंडमेंट्स। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन से होते हैं, जहां पर हम अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 368 डील्स विद द अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में इवन की एक अलग से आर्टिकल भी लिखा हुआ है 368, जो कहता है कि हाँ, हम इंडिया में अमेंडमेंट कर सकते हैं। इट इज़ अ फेडरेशन, सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी पावर, वन इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज सेंटर फीचर्स। ये लाइन क्या कहती है कि हमारे इंडिया में जो पावर्स हैं वो डिवाइड करी हुई हैं किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन एक जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कौन स्ट्रॉन्ग है हमारे यहाँ, सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन द स्टेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बट सेंटर इज स्ट्रॉन्गर वन। उसके बाद है हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि हर सरकार से बड़ा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसका क्या मतलब है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास लोकसभा है, उसमें 545 मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें मेजॉरिटी मेंबर्स किसके हैं आज प्रेजेंटली, बीजेपी के। लेकिन ये नहीं है कि सारे के सारे मेंबर्स बीजेपी से हैं, कुछ मेंबर्स लेट कांग्रेस से हैं, ठीक है, कुछ मेंबर्स आम आदमी से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है तो ये नहीं है कि अगर आज मेजॉरिटी बीजेपी की है तो नरेंद्र मोदी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देंगे, नहीं, उनके पास ऐसी पावर नहीं है। अगर वो कोई चेंज करना चाहते हैं तो उनको इन सब की सहमति चाहिए होगी, मतलब कि कोई भी सरकार से बड़ा क्या है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है हमारा, ठीक है, नॉट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। पावर्स डिवीजन है, मतलब डिवाइड किए हुई हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, 2 हाउसेज हैं यहाँ पर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। उसके बाद है हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इट इज नॉट मैंडेटरी। अब जो प्रियम्बल होता है ना, क्या होता है कि समरी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि उसका शॉर्ट वर्जन, कि हमें सारा कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ना पड़े, थोड़ा सा पढ़ के हमें पता चल जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है। बट कस्टम ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव प्रियम्बल, बट ये एक प्रथा ही है कि हर वो देश जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनके पास क्या है, प्रियम्बल है। प्रियम्बल इज समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि एक शॉर्ट फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन की। इट डिक्लेयर्स सुपरमेसी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल ये दर्शाता है कि जो इंडिया के लोग हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए सबसे ऊपर हैं, क्योंकि जो प्रियम्बल की ओपनिंग है वो कहाँ से शुरू होती है, वी द पीपल, हम लोग, ठीक है। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं है। इट कंटेन्स आइडियल्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ पीपल्स। अब जो प्रियम्बल है इसमें भी आइडियल्स हैं कुछ और कुछ एस्पायरेशंस हैं। आइडियल्स क्या है इसमें,
सॉवरेनिटी मीन्स कि हमारे पास एक जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम है, जैसे कि सेंटर। सोशलिज्म, लोग सोशल तरीके से रहते हैं। सेकुलरिज्म, जो हमारी देश की गवर्नमेंट है उसका अपना कोई धर्म नहीं है। डेमोक्रेसी, लोगों की सरकार है। रिपब्लिक, देश आज़ाद है अंदर और बाहर से। एस्पायरेशंस क्या है? जस्टिस, कि अभी तक लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है, भेदभाव होता है। लिबर्टी, हर कोई आज़ाद नहीं है जात पात के नेम पर। इक्वल नहीं है लोग, अभी तक सारे लोग इक्वल नहीं है। फ्रेटर्निटी, लोगों में भाईचारा नहीं है अभी तक, ठीक है। लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं। डिग्निटी नहीं है, यूनिटी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है अभी तक हमारे देश में लोगों के बीच। प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड टिल वंस, जो प्रीएम्बल है वो आज तक, वो सिर्फ एक ही बार चेंज हुआ है, 1976 में हुआ था बाय 42nd अमेंडमेंट। हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अब तक 104 अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो कौन सी अमेंडमेंट, उसका क्या नंबर है, उसमें क्या चेंज हुआ था, वो कौन से ईयर में हुई थी, इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो हम 104 की 4 नहीं लर्न करेंगे, कुछ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, जिसके अंडर 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए गए थे, किसमें? प्रीएम्बल में। उसके बाद है डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है ये 2 वर्ड्स से मिलकर के मिली है। डेमो मतलब कि पीपल, क्राटिया मीन्स रूल, जिसमें लोगों का रूल हो। 2 तरह की होती है डेमोक्रेसी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नेंस, कि लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रूल बाय रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल, आल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे कि हमारे इंडिया में है। अब ये तो नहीं है कि कोई भी आम बंदा, नागरिक जाके लोकसभा में बैठ जाएगा, नहीं। हम लोगों ने अपनी तरफ से एक पर्सन को चूज करा है कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे बिहाफ पर जाएगा, कहाँ? लोकसभा में। तो हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एमसीक्यूज, जो इसी हमारे टॉपिक पर रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि जो 42nd अमेंडमेंट हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये तो ठीक है। 75% पार्ट जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 8 शेड्यूल्स, नो दिस इज फॉल्स। हमारे पास सबसे पहले 8 शेड्यूल्स थे और अब वो हो गए हैं 12। The political part of Indian Constitution is taken from the British Constitution. Yes, ये भी बिल्कुल ठीक है। Article 368 is related to the constitutional amendment. Yes, ये भी बिल्कुल ठीक है कि Article 368 जो है वो किससे डील करता है? Constitutional amendment से। Which of the following is not matched correctly? इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो correctly matched नहीं है? Right to equality, Article 14 to 18, right against exploitation, Article 20 to 22, right to religious freedom, right to cultural and educational right। तो हमारे पास जो right against exploitation है 20 से लेकर 22 तक, ये हमारे पास सही नहीं है। Which of the following is not correctly matched? Part 1 में लिखा हुआ है about the union and its territories, ये जो है हमारे पास ठीक है। जो पार्ट 2 है वो सिटीजनशिप से डील करता है। जो पार्ट 3 है इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी नहीं है, पार्ट 3 में लिखे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स। और जो पार्ट 4 है, ठीक है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी ही है कि एक जो सरकार है उसके क्या कर्तव्य रहते हैं टूवर्ड्स इट्स सिटीजन्स।
तो सी जो है इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 7th शेड्यूल इज कंसर्न्ड विद, जो हमारे पास 7th शेड्यूल है वो किस चीज़ के साथ रिलेट करता है, फ्रॉम लैंग्वेजेस, नहीं, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। लैंग्वेजेस जो हैं वो 8th शेड्यूल्ड में लिखी हुई हैं। पार्टीशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये ठीक है कि हमारे पास जो सेंटर एंड स्टेट में जो डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड हैं वो 7th शेड्यूल में लिखे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी नल ड्यूरिंग द नेशनल एमरजेंसी, इसका क्या मतलब है कैन नॉट बी नल, कि जब एमरजेंसी लग जाएगी तो सारे फंडामेंटल राइट्स कैंसिल हो जाते हैं सिवाय एक राइट के, दैट इज राइट टू लाइफ, कि हमें जिंदा रहने का हक है, और वो है हमारे पास आर्टिकल 20 to 21। जो आर्टिकल 20 और 21 है इसमें ये है कि हर किसी को जिंदा रहने का हक है, हर कोई अपनी लाइफ के लिए लड़ सकता है, तो ये कभी भी सस्पेंड नहीं होता है। तो ये था सारा का सारा हमारा आज का पॉलिटी का टॉपिक, बाकी का हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।